अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 68 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी। ईद से पहले ये आखिरी लेक्चर है हमारा। ईद के बाद फिर मिलेंगे इंशाल्लाह 69 में। अच्छा जी, हमने लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट किया था कल, जिसमें लेबर कॉस्टिंग की कैलकुलेशन पे एक आधा सवाल अभी और करा देता हूँ फटाफट आपको। ठीक है, 2 सवाल। असल में तो लेबर कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग हमने करनी है। बहरहाल थोड़ी डिस्कशन जो हमने की कॉस्टिंग की, उसके अंदर ये हमने थोड़ी सी बात सीखी थी, देखी थी। ठीक है, जिसके बाद हमने एक सवाल कर भी लिया था छोटा सा। पीस रेट सिस्टम का बस यही सवाल था मेरे पास। बाकी अब जो रूटीन के अंदर सवाल होते हैं वही आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी हम। नियत तो मैं करके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर ये वाला मैं बता दूं कौन सा करना है, टॉय लिमिटेड। लेकिन इसके अंदर ना एक पॉइंट है, ये पॉइंट आज से पहले आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अब ये पॉइंट ऐसा है, ये किसी न किसी टॉपिक में पहली बार आना होता है। जैसे कि अगर मैं लेबर कॉस्टिंग ना कर रहा होता पहले, तो सीवीपी के अंदर ये पहली बार आता है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, लेबर कॉस्टिंग में, जहाँ कहीं फिर आता रहता है, वो यूज़ होता रहता है। तो जहाँ कहीं पहली बार भाई आ जाएगा वहाँ पे पहली बार, उसके बाद फिर आता रहेगा। ठीक है, खैर ये वाला पॉइंट पे टाइम लग सकता है, वरना इस सवाल में इतनी जान नहीं है, ये हम कर सकते हैं जल्दी। एनीवेज, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने दूसरा और चौथा सोचा था, लेकिन हम चौथे को भी पेंडिंग कर देंगे, हम दूसरे के बाद फ़ौरन उधर ही चले जाएंगे। ठीक है, ये हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट। फॉलोइंग इज द लेबर डेटा ऑफ अ कंपनी फॉर अ गिवन वीक। एक वीक का ये डेटा है। इस वीक के अंदर 6 दिन नहीं 5 दिन काम किया है लेबर ने। टोटल कितने यूनिट्स बनाए हैं पूरे हफ्ते में? 8 5 40 हो गया, ये तो चलो मैं कर देता हूँ। यूनिट्स कितने बनाए टोटल जी इन्होंने? 1200 तुसी। अच्छा जी, अब यूनिट्स हर दिन में प्लस माइनस होते रहे, यानी कि प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन 8 घंटे ही काम किया गया है हर दिन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल शोइंग वीकली अर्निंग्स। वीकली अर्निंग्स लेबर की, यानी कि वीकली कॉस्ट, बेसिकली वेजेस की कॉस्ट कह रहे हैं, वो निकालो। आर्ली रेट निकालो और लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालो। अज्यूमिंग 100% bonus plan with a base wage of 6 per hour and a standard production rate of 30 units per hour। क्या मतलब कि अगर कोई बंदा टाइम सेव करेगा तो उसको 100% मिलेगा बेसिक वेज का। और बेसिक वेज कितनी है? 6 पर आवर। और स्टैंडर्ड टाइम जो अलाउड है पर आर कितने यूनिट्स कहते हैं जी? स्टैंडर्ड 30 बनाने हैं आपने। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम फटाफट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 होने लगा जी। टेबल ही बना लेते हैं जिस तरह कल बनाया था। ये इस तरह का टेबल मैं बना दूंगा। बेसिक वेजेस, ओवर टाइम और बोनस, ये आ जाती है आपकी लेबर कॉस्ट, जो उसने कहा है वीकली अर्निंग। वीकली सारा डेटा है, तो जो हम वेजेस कॉस्ट निकालेंगे वो वीकली कॉस्ट होगी। वीकली कॉस्ट उसने उसको अर्निंग्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, वीकली अर्निंग्स निकाल दो, फिर पर आवर कर दो, पर यूनिट कर दो, तो कोई मसला नहीं है। तो बेसिक वेजेस, तो वेजेस की कॉस्ट हम निकालेंगे जी सबसे पहले। यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 आप लोगों की पैदाइश से पहले का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 2 है। नाम नूम है इसका कोई? चलो कोई नहीं है तो ना से। क्या लिखा स्टार्टिंग क्या है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सवाल का पहला जुमला? फॉलोइंग इज द, अच्छा चलो मुझे वो तो लिखने दो ना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। फॉलोइंग इज द डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सवाल है जी। अच्छा, मैंने वेजेस कॉस्ट की वर्किंग करनी है जी, जिसमें सबसे पहले मैंने बेसिक वेजेस लेनी है। ठीक है,
अब बेसिक वेजेस में जितने घंटे काम हुआ उसको बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सवाल में हमें क्या बता रहा है जी, कितने घंटे काम हुआ है टोटल 40 घंटे काम हुआ है इस वीक में, और बेसिक रेट क्या है 6 पर आवर। तो बेसिक वेजेस हम निकालेंगे, कितने आवर्स काम हुआ है जी 40 लेबर आवर्स ये काम हुआ है, और हर घंटे का स्टैंडर्ड रेट क्या है 6 रुपीज़ पर आवर। तो हमारी कॉस्ट क्या बन गई, बेसिक वेजेस क्या बन गई 240 रुपीज़ में ही आ गया 240। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद होता है जी ओवर टाइम का प्रीमियम। अगर ओवर टाइम के आवर्स किए भी हों तो हम टोटल आवर्स की बेसिक अलग कर लेते होते हैं। इसकी भी एक वजह है, आज बता दूंगा या कल बताऊंगा, देखेंगे। ठीक है, बेसिक में सारा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, यानी अगर एक बंदे ने टोटल 25 घंटे काम किया जिसमें 20 घंटे नॉर्मल थे और 5 ओवर टाइम के थे, तो हमने बेसिक वेजेस में 25 के 25 ले लेने, और 5 घंटों का जो ओवर टाइम उसमें सिर्फ प्रीमियम लेंगे फिर। ठीक है, सही है ना। तो ओवर टाइम प्रीमियम हमारे सवाल के अंदर कोई है ही नहीं, उसने जिक्र ही नहीं किया। 40 घंटे ही काम हुआ है, कहीं पे कोई जिक्र नहीं नज़र आ रहा मुझे ओवर टाइम का, तो ओवर टाइम नहीं है। हाँ, बोनस ज़रूर है, तो ओवर टाइम प्रीमियम है ही कोई नहीं। और बोनस के लिए हमें क्या चाहिए होता है क्या चाहिए होता है जी बोनस का, कि आर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, और रेट जो है वो उसने क्या कहा है जी 6 का 100%। तो 6 को 200% कर देंगे ना। पढ़ लो एक दफ़ा। ये क्या कह रहा है कि अज्यूमिंग आ 100% बोनस, तो 6 का 100% कितना बनता है 6 ही बनता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ बोनस ले रहा हूँ, ये देखो ना, मैंने यहाँ पर क्या लेना होता था, ये देखो, वेज रेट के साथ बोनस की परसेंटेज मल्टीप्लाई की, आर्स सेव से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ बोनस की कॉस्ट आएगी। तो 6 रुपये जो बेसिक है वो तो ऑलरेडी हमने शामिल कर लिया हुआ है बेसिक वेजेस में। हमने सिर्फ क्या चाहिए, यानी कि वैसे तो जो आर उन्हें सेव करना है उस आर का उन्हें 12 रुपये मिलने हैं, उस आर के उन्हें 12 रुपये मिलने हैं, लेकिन हमारा 6 एडिड होता है पर बेसिक में, और 6 का बोनस अलग से आ गया। तो ये हमने यहाँ पर यूँ सीखा था कि इसके साथ परसेंटेज ऑफ बोनस लगाते होते हैं। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ क्या मिल जाए, जो आर्स सेव किए हैं वो मिल जाएं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं वर्किंग नंबर 1 करता हूँ। ठीक है, वर्किंग 1 आर्स सेव्ड निकालने वाली वर्किंग। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आर सेव्ड कैसे निकलेंगे। कल थोड़ी सी बात की थी, उस फॉर्मूला को देखे बगैर मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं आर सेव्ड कैसे निकलते हैं। हम कैसे कहेंगे भाई इसने टाइम बचाया है, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम एक स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं कि जी इतने घंटे तुमने लगाकर इतने यूनिट्स बनाने हैं। अगर वो उतने टाइम के अंदर ज़्यादा यूनिट्स बना लेता है तो कुछ टाइम उसने बचा लिया। ठीक है, जो टाइम बचाएगा उसके हिसाब से 6 रुपये अलग देंगे। हालांकि उसने टाइम बचाया है, ये नहीं ना तेज़ काम करने वाले को सजा मिले, हम कहते हैं तेज़ काम करने वाले को फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये देखो आज सेव्ड कैसे निकलेंगे, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल भी इसको कहते हैं, और टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क। ठीक है, हमारे सवाल में अगर आए तो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगा, वो कहता है जी पर आवर 30 यूनिट्स बनाने हैं। तो इसका मतलब 1 लेबर आवर को अगर आप डिवाइड कर दें कितने से 30 यूनिट्स के साथ, तो मुझे बताओ क्या आना चाहिए आंसर 0.03 आवर्स पर यूनिट। ऐसा ही है, अगर एक यूनिट पर हम 0.03 लेबर आवर्स अलाउ करते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। और उन्होंने टोटल बनाए कितने हैं, लेबर ने टोटल बनाए कितने हैं, तो 1280 यूनिट्स इंटू 0.03 करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आएगा। क्या आएगा जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। बताओ ज़रा 1280 को 0.03 से मल्टीप्लाई करके बताओ,
यानी 38.4 नहीं, ये तो फिर सेव कितने सेव हो रहे हैं एक्चुअल कितने घंटे, ये तो सेव हो ही नहीं रहे यार हैं जी। देखे ना 1 आवर वो कह रहा है, आप करो ना 1/30 इंटू 1280 करो, मैं तो कह रहा हूँ कि ये हमारा सवाल है, इसके अंदर सेविंग आनी है। पता नहीं आप लोग कैसे 38 निकाल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। बड़ी सादा सी है कुछ और आगे कितना है, तो 4 तक कर लो लेबर आवर्स पर यूनिट। अब कुछ ना कुछ सेविंग निकले, सेविंग तो कटो ताड़ी मेहरबानी। ठीक है, इसका हल है मेरे पास, वो मैं परिचय उधर सवाल में बताता हूँ। इसका हल ये है कि हम सिर्फ ये लिखेंगे, अगली चीज़ लिखेंगे ही नहीं, कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप एक यूनिट पर अलाउ करते हैं 0.03333 आवर्स और इन्होंने 1280 यूनिट्स बनाए हैं, तो इनको अलाउड टाइम कितना था, तो 1280 इंटू 0.0333 किया आपने, तो वो आ गया 42 पॉइंट समथिंग आप कह रहे हैं। अब उनको अलाउड था ये 1280 यूनिट्स बनाने के लिए, जो स्टैंडर्ड टाइम उनको अलाउ किया था हमने वो था 42 पॉइंट समथिंग आवर्स, और उन्होंने यही काम कितने में कर लिया 40 आवर्स में, तो उन्होंने 2 पॉइंट समथिंग आवर्स क्या कर लिए सेव। ठीक है, आर सेव्ड तुसी पता नहीं की करता सी मेरे नाल। ठीक है, तो आर सेव्ड निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे जी, टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अल्फाज पे गौर करें, स्टैंडर्ड आवर्स जो देखो एक्चुअल आवर्स कितने लगे ये बात नहीं हो रही, उन्होंने जो काम किया है 1200 यूनिट्स बनाए हैं, उसके लिए जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था उसके मुताबिक बनता कितना टाइम था जिसमें उनको काम कर लेना चाहिए था। तो हमने कहा जी कि अगर हम कह रहे हैं 30 यूनिट्स पर आवर बनाने हैं, तो इसका मतलब एक लेबर आवर के अंदर अगर 30 यूनिट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक यूनिट पर 0.03333 आवर्स लगते हैं। ये लगने चाहिए हैं, लगते हैं नहीं, लगने चाहिए हैं, ये हमने कहा हुआ है कि इतना भाई इतने में काम कर लेना, एक यूनिट 0.03333 आवर्स में बना लेना। अब उन्होंने 1280 यूनिट्स बनाए इस पूरे वीक में, तो इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड कितना बनता था कि वो ये 1280 यूनिट्स कितने आवर्स में बनाते, बोलो 42.67 आवर्स में बनाते अगर स्टैंडर्ड में बनाते तो। लेकिन उन्होंने कितने घंटे में ये काम कर लिया है, 40 में। तो टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क, उन्होंने कितने घंटे काम किया है 40, तो उन्होंने 40 घंटे में यही 1280 यूनिट्स बना दी। हालांकि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमने कहा हुआ था कि कम से कम इतना टाइम लगना चाहिए, उसके हिसाब से इनके 6 घंटे बनते थे, लेकिन इन्होंने यही काम कितने टाइम में कर लिया, 40 घंटों में कर लिया। तो इसका मतलब इन्होंने कितने आवर्स सेव कर लिए, तो ये जनाब आपने टोटल लेबर आवर्स सेव्ड निकाल लिए। ठीक है, अब यही मुझे चाहिए था, यहाँ पे आके हमने लिखा 2.67, और उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि 2.67 लेबर आवर्स भी लिख लेते हैं कि हर आवर जो सेव करेंगे वो उनको स्टैंडर्ड का 100% मिलेगा, यानी सेव पूरा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड का 50% यानी 3 रुपये देते, स्टैंडर्ड का 75, इस तरह से करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड रेट का 100% मिलेगा, मतलब 6 रुपये नॉर्मल जो मिलते हैं। अगर कोई घंटा सेव किया तो सेविंग के ऊपर भी आपको भाईजान 6 रुपये मिलेंगे, हर घंटा सेव करने के 6 रुपये मिलेंगे। तो 2.67 लेबर आवर सेव किए, हर लेबर आवर को सेव करने पे 6 रुपये मिल गए, तो ये कितना 16.02, अब 16 कर लो। तो टोटल वीकली वेजेस, जिसको वो कह रहा था टोटल वीकली अर्निंग्स, जो मर्जी लिख लो, कितनी, ये 256 आपकी रिक्वायरमेंट है। यही कहा हुआ उसने, देखो पढ़ो जरा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्केड्यूल शोइंग वीकली अर्निंग्स। आ गई वीकली अर्निंग्स।
अब कह रहे हैं आर्ली रेट निकालो, तो क्या करोगे, जो अर्निंग्स आई हैं उनको डिवाइड बाय 40 कर दो, यही 40 आवर्स ही काम किया है ना, एक्चुअल जो काम किया आपने 40 आवर्स ही किया है ना, 40 से डिवाइड कर दो। अच्छा, और पर यूनिट भी लेबर कॉस्ट निकालो, तो जो यूनिट्स हैं 256 को उस यूनिट से डिवाइड कर दो 1280 से, तो दोनों सूरतों में तो ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद क्या कहा उसने जी, आर्ली वेज रेट, तो आर्ली वेज रेट निकालना है तो 256 पकड़ो, ये जो रुपीज 256 निकला है, इसको डिवाइड करोगे किससे, जितने आवर्स काम किया है, तो आवर्स आपने कितने काम किया है, तो 40 लेबर आवर्स से डिवाइड करो, आपको 1 घंटे की कॉस्ट पड़ी है 4। ज़्यादा क्यों पड़ी है, क्योंकि आपने 40 घंटे काम कराया है, लेकिन उनको थोड़े पैसे ज़्यादा दिए थे ना, जो उन्होंने 2 घंटे बचाए हैं, ठीक है। अच्छा, 2 घंटे बचाने के पैसे हम ज़्यादा देते हैं, एक फ़ायदा और भी हो जाता है कि हमारे पास वो टाइम भी स्पेयर बच जाता है, हम कुछ और काम करवा लेते हैं उस टाइम में। तो बहरहाल ये कॉस्ट है आर्ली। और नेक्स्ट क्या है जी, लेबर कॉस्ट यानी वेज कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट करना है तो इसी 256 को डिवाइड कर दो 1280 यूनिट्स के साथ, आंसर इज 2। बस तो जी ये आपका आंसर आ गया। यानी आप अगर इसको ऐसे कर दें तो भी ठीक है, ये 256 टोटल आ गया था, और उसके बाद ये पर आर और पर यूनिट। अच्छा, वैसे दिल बड़ा कर रहा है कि इसकी प्रैक्टिस करें, चौथा क्वेश्चन मैंने इसके बाद कराना था, इसको रहने दो, तीसरे को रहने दो, चौथा जो है वो करने का दिल बड़ा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सातवां भी मेरा दिल कर रहा है करूं, साथ में बस ये नई चीज़ है थोड़ी सी, उसके अलावा ये सवाल हो तो सकता है। अब फिर क्या फैसला है? सारा कुछ ही करा देता हूं मैं, 1 घंटा रह गया है। मैंने जो ऑप्शन मांगा है ना, इज्जत से उस पर जवाब दिया करें, चौथा करें या सातवां करें, सातवां करते हैं, आठवां करते हैं। वो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे दिल में एकदम से ये बात आई कि पढ़ने वालों को ये टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये ईद के फ़ौरन अगले दिन हुआ तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो जो ईद से अगले दिन ज़रा लेट पहुँचे, आगे पीछे हो गए, तो उनको अगले दिन में फिर ज़्यादा नुकसान महसूसमेंट होगी, इसलिए ये वाला सवाल पहले कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ कमी बेशी, वैसे इस चौथे सवाल ने थोड़ा आपको और सिखाना था कि आपकी वेजेस कैसे निकलती हैं आर्ली, फिर ओवर टाइम आवर्स कैसे निकलते हैं, फिर आपके आवर्स सेव्ड कैसे निकलते हैं, लेकिन वही इस सवाल में डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर ईदों बाद जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह, मंगल को मिलना है, मंगल को इंशाल्लाह हम पहले 15-20 मिनट में यही सवाल करेंगे चौथा, फिर मैं आगे जाऊंगा 9वें की तरफ। तो अभी 8वें सवाल पे आ जाए। लो जी, डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो गई है लेबर की। कैलकुलेशन असल में ना अब बस ऐसे ही तकल्लुफन कराई जाती है, वरना कैलकुलेशन तो आप करते आ रहे थे, ये थोड़ी बहुत बात बस सिखानी थी, आर सेव्ड या बोनस वाली। 4 छुट्टियाँ, हफ्ता इतवार सोमवार नहीं, जुम्मा भी तो छुट्टी है कल, हाँ कल भी छुट्टी। अच्छा सुनो भाई, सुनो जी, होगा जी, कौन सा, आज का, कल आज का होगा, मंगल का भी देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, लेकिन जेन्युइन मसला हो तो, वरना आपको पता ही है कि जो गाड़ी में बैठ गया, जो रह जाता है वो फिर, ये वाली गाड़ी भी हमारी चल रही होती है ना, अगले दिन फिर वो रहा हुआ होता है, फिर वो पकड़ में ही रहता है पीछे। बहरहाल इन्हीं वजूहात की बिना पे मैं लेबर पे आ गया था, ताकि ये एक अलग से मसला है तो ज़रूर, लेकिन अलग से मसला है। देखो स्प्रिंग 22 में ये सवाल आया हुआ है 8 नंबर, ठीक है, फिर ऑटम 22 में आया हुआ है 8 नंबर का, स्प्रिंग 11 वाला चलो ठीक है, ऑटम 23 में आया हुआ है 10 नंबर का, स्प्रिंग 24 में आया 8 नंबर का, और अभी 2 रिसेंट वाले जो पढ़े हैं, जो छुपाए हुए हैं वो भी हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा जी, आ जाए इस सवाल को ज़रा बगैर किसी, अब वैसे तो सर पता लगा कि सर आसिफ ने क्लास ख़त्म, R2 की जो पहले हो जाएगा, वही 5-7 मिनट जो होते हैं, ज़रा उसमें प्रेशर नहीं होता, आखिरी 5-7 ये सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें ये नई चीज़ है, ये न्यू एडजस्टमेंट है, लेकिन ये न्यू एडजस्टमेंट जैसे हमने पहली बार लॉसेस को किया था टारगेट कॉस्टिंग में, उसके बाद वो लॉसेस आने लग गए। अब ये भी वही लॉसेस हैं, लेकिन एक स्पेशल केस है लॉसेस का। एक आज तक हमेशा ऐसे देखा गया कि जी
इतने % ऑफ इनपुट या आउटपुट नॉर्मल लॉस होता है। आज ये देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि हम कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे हमारी वेस्टेज इतने से इतने पे चली जाएगी, इतने से इतने पे चली जाएगी। ये वाला काम आज पहली बार देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब सिर्फ यहाँ पे नहीं ये रुका रहना, ये फिर आगे चलेगा। इस टॉपिक के बाद अब कंटिन्यू शट डाउन करेंगे, उसमें तो शायद कोई नहीं है, कोई एडजस्टमेंट शायद आ भी जाए। तो एक सवाल छुड़वा के आया था मैं आपको शायद रेलेवेंट कॉस्टिंग में, इसी पॉइंट के वैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग में ही था गालिबन, सबसे आखिरी सवाल जो मैंने कहा था, हाँ एस कंट्रैक्टर, तो उसमें भी गालिबन यही पॉइंट था, वो छोड़ा हुआ था, तो वो सवाल भी हो जाएगा इस एडजस्टमेंट के बाद। है बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी तवज्जो चाहिए आपकी, बाकी जब जब दोबारा आती है तब मैं इसको रिवाइज करता हूँ, है बहुत इंपॉर्टेंट। बहरहाल इसके अलावा बाकी सवाल में कोई जान कोई नहीं है इंशाल्लाह। Determine whether it would be beneficial for the company to adopt a wage plan recommended by Industrial Relations Department. डिसीजन मेकिंग आ गई लेबर की, ये डिसीजन मेकिंग है। क्या कह रहे हैं वो? Toy Limited is engaged in production of a single product. On the basis of past history, management has estimated cost of production per unit as follows. ये estimated cost of production per unit उसने दे दी है सवाल में कि एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगता है? 5 किलो, और हर किलो की कॉस्ट है, एक यूनिट पर 10 घंटे लेबर के लगते हैं, और पर यूनिट 25 रुपये उनको हम पे, पर आवर 25 रुपये पे कर रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स जो ये निकल आए उसका 60% वेरिएबल ओवरहेड्स है, ठीक है, ये उसने हमें कॉस्ट बता दी। द एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज 1 लाख यूनिट्स, ठीक है जी। मैनेजमेंट, अच्छा मतलब ये कि हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट यानी कि सेल भी इतनी होती होंगी, तो हम कितना प्रोडक्शन करना चाहेंगे? अच्छा, अब यहीं पर रुक कर ज़रा यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए यार, वो ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इम्प्रूव एंड रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस फ्रॉम, यानी करंटली रिजेक्शन फिनिश गुड्स का है, ये रॉ मटेरियल वैल्यू, ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। जब मैंने कहा था फिनिश गुड्स का रिजेक्शन रेट आ जाए तो सबसे पहले उसे निकालना है, क्योंकि आपकी अगर फिनिश गुड्स रिजेक्ट होनी है तो आपने बनानी ज़्यादा है, कुछ रिजेक्ट होंगी तो आपकी डिमांड पूरी होगी। गालिबन ये डिसीजन मेकिंग में हम करके आ रहे हैं सवाल। तो रेट ऑफ रिजेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 4% से 3%, यानी कि एग्जिस्टिंग इस वक्त जो चल रहा होगा प्लान, उसमें क्या है जी, रेट ऑफ रिजेक्शन क्या है जी, 4%। अच्छा, अब अगर ये 4% निकालना है तो ये कैसे निकालोगे? हाँ जी, 4% कैसे निकालोगे? 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ज़रा दिमाग के अंदर करो ना, ऐसे दिमाग के अंदर करो, ये हमें क्या चाहिए? 1 लाख क्या चाहिए? एक आउटपुट चाहिए ना, 1 लाख क्या चाहिए हमें? आउटपुट। तो आउटपुट अगर 1 लाख चाहिए, लॉस की परसेंटेज कितनी है? एग्जिस्टिंग की बात करो तो 4% यानी 0.04, और इनपुट कितना चाहिए ये पता नहीं है, तो हम इसी को कहते थे ना एक्स, ये 0.04 उधर चला जाता था। तो इसका मतलब 1 लाख को अगर आप डिवाइडेड बाय 0.96 करेंगे तो आपको क्या आ रहा है आंसर? यानी कि आप करंटली 104, पूरा एग्जैक्ट 104.16, यानी अगर आप करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें आप ऑपरेट करें तो आपके कुछ यूनिट्स रिजेक्ट होने होते हैं, तो आप 104, 167 बनाएंगे और फिर कहीं जाके 1 लाख यूनिट्स आपके सही होंगे। और अगर आप नए सिनेरियो में आते हैं जो उन्होंने ऊपर रिकमेंड किया, और मैं बीच में ऐसे ही पढ़ाने आ गया कि जो चीज़ पड़ी हुई है पहले वो तो बता दूं, ठीक है। तो आप 1 लाख यूनिट्स आउटपुट चाह रहे हैं तो आपको कितने इनपुट करने पड़ेंगे? अब ये भी 3% है तो 0.97 हो जाएगा, यानी इंप्रूवमेंट आ रही है एक तरह से, ठीक है। तो कितने यूनिट्स आप बनाओगे? अच्छा, आप देखो ना, अगर आपने बनाने हैं 100 कितने 10, तो जब आपके इनपुट 103, अब मैं 1000 में नहीं ना, 090, चलो 093 कर लो ये। अच्छा, अब देखो ना, अब ये बेसिकली क्या चलना है, उन्होंने एक करंट लेवल चल रहा था, उन्होंने कुछ मशवरे देने हैं कि लेबर को मोटिवेट करने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ा दो, उनको बोनस दे दो, ओवर टाइम प्रीमियम दे दो, ये वो करो वो करो।
इस वजह से लेबर मोटिवेट होगी तो नुकसान कम करेगी, ठीक है। तो वजह से काम करेगी तो रिजेक्शन कम होगी, मटेरियल का नुकसान ऊपर अलग कम होगा और यहाँ पे रिजेक्शन भी कम होगी, ठीक है। अब अगर रिजेक्शन कम होगी तो क्या ख्याल है, कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी? जब आपने इनपुट 103 करने 104 की बजाय, तो मटेरियल कॉस्ट कम, लेबर कॉस्ट कम और ओवरहेड्स कम। समझ आ रही है? बिल्कुल सही समझ आ रही है। अभी सवाल शुरू तो नहीं हुआ? अच्छा, वैसे मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से ना 2 लेवल्स हैं। ये आपको लेबर कॉस्टिंग के सवालों के अंदर डिसीजन मेकिंग करनी हो तो इस तरह से आपको 2 लेवल्स बताता है। एक होता है एग्जिस्टिंग जो चल रहा है और एक होता है प्रपोज्ड सिनेरियो, ठीक है। आप दोनों पर कॉस्ट निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट कम है, तो फिर आप मशवरा दे देते हैं कि जी एग्जिस्टिंग पे ही रहो या रिवाइज कर दो इनका वेज प्लान। ये डिसीजन मेकिंग है लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, क्या करें इत्तेफाक से। चले खैर, तो 1 लाख यूनिट्स इनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आगे मैं गया तो था इस पर कि आपको बताऊं कि करंटली 4% रिजेक्शन रेट है। तो रिजेक्शन रेट अगर 4% है तो इसका मतलब आप 104 बनाएंगे तब जाके 100 बन पाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव। ये ऊपर वाली कहानी पढ़ के आएंगे तो समझ लगेगी। उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं जिससे ये भी होगा। तो जब ये होगा, रिजेक्शन कम होगी तो यूनिट्स कम बनेंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। चल छोड़े, वापस आए। अच्छा, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 1 लाख यूनिट्स की है। मैनेजमेंट हैज़ बीन डीपली कंसर्न्ड with the performance of its labor and it has been witnessing various inefficiencies. At the Industrial Relation Department, कोई डिपार्टमेंट आया, उन्होंने recently carried out a study, उन्होंने एक पढ़ाई की है under the guidance of a consultant and it has put forward a plan दिया। क्योंकि अब ये एंटिटी क्या है, कंसर्न है इस वक्त के हालात को देखते हुए, तो परेशान थे, तो एक उन्होंने स्टडी करवाई और इस इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट ने एक कंसल्टेंट को हायर करके और फिर इनको एक प्लान दिया है वेयर बाय कंपनीज वेज पॉलिसी इज़ टू बी रिवाइज्ड एज अंडर। अब क्या हो गया, ये क्या था, ये सब क्या था, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री। तो ये करंटली जो चल रहा था वो था। उन्होंने मशवरा क्या दिया है, वो कह रहे हैं रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय, यानी जो पहले 25% आप 25 रुपये पर आवर पे कर रहे थे, आप इसको रिवाइज कर दे, यानी कि 25 इंटू 1.12 कितना बन गया, 28 रुपीज़ पर आवर आप अब इनको पे करें। एक मशवरा उनकी तरफ से ये आया, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाएं जी। अच्छा जी, तो पर लेबर आवर ये कर देंगे। और कहता है वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट, यानी हर वो बंदा जो, अब ये स्टैंडर्ड उन्होंने दे दिया कि हर यूनिट के ऊपर 10 घंटे लगने चाहिए। हर यूनिट पर कितना टाइम लगना चाहिए? अगर कोई बंदा 10 घंटों से जल्दी परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 घंटे, ही वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ ₹18। अच्छा, अब उसने यहाँ पर प्रीमियम जो है वो परसेंटेज में नहीं दिया, सुकून मारो, उन्होंने रुपीज़ की फॉर्म में दे दिया। हर वो बंदा जो 1 घंटा बचाएगा उसको 16 रुपये 18 रुपये हर उस घंटे के मिलेंगे। स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने खुद, यानी आसान सवाल है ये, मैंने मुश्किल तरीके से आपको कैलकुलेशन करना सिखाई। अगर मैं आपको चौथा सवाल करा लेता ना आज, मे भी एंड पे टाइम बच जाए। अगर आपको ये जल्दी चीज़ें, कम बच्चे हो तो जल्दी समझ आ जाती होंगी तो अगर आपको जल्दी समझ आ जाती है, मैं चौथा सवाल वापस जाके कराऊंगा। तो आर सेव्ड या बोनस आवर्स निकालना या ओवर टाइम प्रीमियम या बोनस का प्रीमियम निकालना, वो पड़ता है आपको, यहाँ पर सब कुछ निकाल के दिया हुआ है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स वो हमें निकालने पड़ते हैं, इसने निकाल कर दिए हुए हैं। इसने कहा 1 यूनिट पर कितने स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, 10। वो देखेंगे अगर 1,04,000 यूनिट्स बनाने हैं तो कितना टाइम अलाउड था, और अगर 1,03,000 बनाने हैं तो कितना टाइम। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ऐसे निकलेगा और फिर एक्चुअल देखेंगे उन्होंने कितना काम किया और आर सेव्ड निकल आएंगे। हर सेव्ड आर का 18 रुपये उनको मिलेगा, सही है। लेकिन पता नहीं पहले आर सेव हो रहे थे या नहीं। ये तो अब वो कह रहे हैं कि ये, अब क्या कह रहे हैं, अब ये प्लान उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया है, एक प्लान, ठीक है, कि जी ये कर लें, रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 काम करने के बाद, जब ये 2 काम आप करेंगे तो उसके बाद कंसल्टेंट का ख्याल है, कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू दैट फॉलोइंग एफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोड्यूसिंग द अबव चेंज। समझ आया लेबर को इजी लेने वालों?
बस करवा इसलिए रहा हूँ कि अलग थलग है, ना तो पिछले चलते हुए चैप्टर से ताल्लुक़, ना जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो उससे ताल्लुक़। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता नागुज़ीर वजूहात की बिना पर नहीं ले पाएगा लेक्चर ऑनलाइन, तो वो वापस आकर भी 1-2 दिन लगा के शाम टाइम में यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, ले तो सकेगा, उसका इम्पैक्ट बाकी क्लासेस पे तो उसकी नहीं पड़ेगा। इसलिए ये मैंने करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सामने ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटिन्यू शटडाउन टफ है, लेकिन ज़्यादा ये आया हुआ है, हाँ ये आसान है, तो उल्टा पैकेज लग गया हमारा सा है जी, कम टाइम में ज़्यादा चांस वाला नंबर जो है वो तैयार कर लेंगे। अच्छा चलो, वो कहता है जी कंसल्टेंट के ये एफिशिएंसीज आएंगी कि रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट में, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट में, ये इनपुट है, इसमें शामिल है, क्या कह रहा है, इसमें शामिल है रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट, कितने गया, इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, इसमें 7% वेस्टेज भी शामिल है। यानी ये तो हमें तो आउटपुट पता होता है ना, प्लस लॉस, असल कहानी ये बननी है, इज इक्वल टू इनपुट। उसने ना इस सवाल के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमने रिवर्स करके आना है इधर, यानी कि एक कंप्लीट यूनिट पर चाहिए कितने होते हैं, यही मतलब होता है ना। अगर इनपुट 5 किलो होता है और 7% लॉस होता है, तो कंप्लीट यूनिट के अंदर कितने केजीज पड़े होंगे मटेरियल के, वो तो आउटपुट ही होता है ना। पहले ये निकलेगा, फिर उसको दोबारा इधर रखेंगे, ये इधर आएगा, फिर अगली परसेंटेज लगाएंगे नवी वाली, और फिर पता लगेगा कि अब कितना मटेरियल खरीदना है। तो ये बेसिकली ना ये एक सफ़र है ऐसे वाला, और दुनिया गोल है दुनिया, लेकिन ये ज़रा यहाँ तक रुक जाएगा बस, ठीक है, गोला रुक जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है, ओके, बात समझ आई कुछ। ये असल में नई चीज़ है कि आपको वेस्टेज की परसेंट, तो जब भी कभी वेस्टेज की 2%, ये लेबर में भी होगा, ये आगे सीवीपी एनालिसिस में आ रहा है, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भरा पड़ा है, ये शायद प्रोसेस कॉस्टिंग में किसी सवाल में आ जाए। तो जब भी कभी आपको सवाल में इस तरह से 2% दे दे लॉस की, मटेरियल की या लेबर की, इवन दोनों की, कि जी लॉस इतने से इतने % पे आ गया, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। आइडल टाइम हमने वेजेस बढ़ाई, पहले वेले 2 घंटे रहते थे, अब वेले 1.5 घंटे रहेंगे, आइडल टाइम कम हो गया, आइडल टाइम बढ़ गया, आइडल टाइम कम हो गया, मटेरियल वेस्टेज बढ़ गया, मटेरियल वेस्टेज कम हो गया। पहले यानी कि 2% दे दे आपको अगर, तो आपने हमेशा लंबा वाला काम करना है। पहले लंबा वाला काम करके दिखाऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा, फिर आपको समझ कोई खास नहीं आएगी मुझे पता है, फिर उसके बाद आप घरों को चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर थोड़ा सा बता के एक बार कहूँगा ठीक है दोबारा आता है तो देखते हैं, फिर आगे चलेंगे अगले चैप्टर में, फिर अगले चैप्टर में, फिर बार बार आएगा, एंड तक जाते जाते को 20 बार शायद आ जाए, 20 बार ज़्यादा हो जाएगा, 10-12 सवालों में तो आ ही जाएगा। तो तब तक जाते जाते फिर समझ भी आ ही जाएगा, याद भी हो जाएगा, पर आज पहली बार करना है। हाय हाय हाय, फंस गए वो बच्चे जो घरों को गए हैं। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है। आगे कहता है 70% ऑफ द वर्कर्स वुड वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी बाय, उसने क्या कहा था कि एफिशिएंसी जो इंप्रूव करेंगे उनको हम बोनस देंगे। उसने कहा है 30% सुस्त लोग हैं, वो तो कहेंगे हाँ बोनस, बस ठीक है यार, पड़ा है यार, जरा लब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एम एडा जोर लाना। तो 30% तो कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे इस एफिशिएंसी बोनस को, लेकिन 70% अपना काम इंप्रूव करेंगे। और क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे, 20% एफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि पहले से 20% कम टाइम लगाएंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, लेबर की एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पहले 1 घंटे में 4 यूनिट बनाते, अब 1 घंटे में 5 बनाएंगे, यही एफिशिएंसी है। ये नहीं एफिशिएंसी है कि पहले आपने 1 यूनिट पर 4 घंटे लगाने थे तो अब आप और सुस्त हो जाएंगे, ये एफिशिएंसी नहीं है, ये तो उल्टा सुस्ती है। एफिशिएंसी भी आ रही है। फिर चूंकि आपको देखो ना बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, आपका रिजेक्शन रेट कम हो रहा है, आपकी बहुत सारी एफिशिएंसी आ रही है, तो ओवरहेड्स भी रिड्यूस हो जाएंगे टू 55% ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। यानी कि डायरेक्ट लेबर की जो रिवाइज कॉस्ट आएगी, पहले वो कह रहा था कि पहले क्या होता है जी 60% जो भी लेबर होती है उसका 60% वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वो कह रहा है जो आपकी लेबर अब आएगी ना, लोग इतने मोटिवेटेड हैं कि ऐसे आसपास भी होते हैं ना तो पंखा बंद करके जाते हैं, बिजली ना ज़ाया हो जाए, इतने खुश हो गए हैं आपसे वो लोग, ठीक है, इतने मोटिवेटेड हैं कि वो आपके ओवरहेड्स को भी 5% कम कर जाएंगे, थोड़ा ध्यान से काम करेंगे। वो कह रहा है तो करें, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स कम हो रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी इंप्रूव हो रही है। तो
इसी वजह से रिजेक्शन रेट भी कम होगा, वो मैंने पहले ही बता दिया। अब इस डिसीजन मेकिंग के सवाल के अंदर आप 3 स्टेप्स में परफॉर्म किया करेंगे सवाल को। 3 स्टेप्स में बेसिकली तो हमारा टेबल एक ही बनना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्टेप्स में ये असल में सवाल बंटा होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है। स्टेप 1 में कैलकुलेट करना है आपने टोटल कॉस्ट्स। अब पूरा सवाल हो गया, अब सिर्फ वेजेस पे बात नहीं बची, अब सारा कुछ ही आ गया, बेसिक्स दोबारा आ गई हैं। टोटल कॉस्ट्स अंडर एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अंडर एग्जिस्टिंग सिचुएशन आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स को मत भूलना। हाँ ठीक है, आपने अपना डिसीजन लेना है, देख लेंगे, ठीक है, जो एट्रीब्यूटेबल होंगे वही लेंगे, वैसे पता नहीं उसने दिए ही नहीं हुए। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो ये टोटल कॉस्ट्स आप निकाल लेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यही वाला काम कर लेना है रिवाइज्ड सिचुएशन में। अब आपको समझ भी आ गई, मैंने सवाल पढ़ते पढ़ते ये बातें आपको समझा दी हैं, देखा जाए तो आपको समझ भी आ गई। क्या मतलब, अभी आप देख के आए एग्जिस्टिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पड़े थे, और रिवाइज में वही चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आप पहले एग्जिस्टिंग के लिए ये सब कर लेंगे टोटल कॉस्ट, फिर रिवाइज्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट अंडर रिवाइज्ड सिचुएशन, अंडर रिवाइज्ड सिचुएशन, ठीक है। और उसके बाद तीसरे स्टेप में आप रिकमेंडेशन देंगे, ऑप्शन जो लोएस्ट कॉस्ट वाला है उसकी, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे आप द ऑप्शन विद लोएस्ट कॉस्ट। ये मैं सिर्फ इसलिए बेटा करवा रहा हूँ कि बच्चे कुछ घर मजबूरी से भी गए हैं, नहीं जाने का दिल था उनका, टिकट्स वाला मसला था, जेन्युइन मसला था, तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो बच्चों के पास टाइम हो, पढ़ने वाले, नियत वाले जो होते हैं ना, उन्होंने पढ़ना होता है, ठीक है। तो ठीक है, वो 4 दिन की छुट्टियाँ, वो 2 दिन ईद मनाते हैं, वो कहते हैं चलो शाम में फारिग हूँ, लेक्चर अपलोड हुआ था वही ले लेता हूँ, ठीक है, आते हुए बस में ले लेते हैं, डाउनलोड करके रख लेते हैं रास्ते में, मतलब नियत जिसकी वो पढ़ तो लेता है ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो मैं नहीं चाहता कि आपकी उस वक्त मिस हो जब आप क्लास में आके बैठे और इस जैसा सवाल आगे मैं कर रहा हूँ फिर, ठीक है। तो वो फिर बेहतर है कि टाइम हो, जिसकी नीयत नहीं है पढ़ने की, आके पढ़ना है तो वो आके पढ़ लेगा, उसीलिए एक टॉपिक ही अलग से कर दिया। लेकिन वो अपने पे बोझ डालेगा यहाँ पे आके, फिर शट डाउन कंटिन्यू हाथ में नहीं आ रहा होगा और दूसरा मसला उन्हें छेड़ लेना है। तो कोशिश करिएगा, बताइएगा अपने दोस्तों को, अब पता नहीं ये वाला लेक्चर वो सुन रहे होंगे नहीं, कि ये लेक्चर इससे पहले वाला इससे पहले ही ले लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब हमारे सवाल के करने का तरीक़ाकार होगा, ठीक है। अब सवाल को शुरू करते हैं जी। तो इवैल्यूएशन ऑफ वेज प्लान, और इसमें एक ही टेबल बनाते हैं बेटा, उसमें 2 कॉलम्स कर लेते हैं, क्या ख्याल है, एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड। एंड पे टोटल कॉस्ट आएगी तो जो लोएस्ट होगी वो रेकमेंड कर देंगे, ठीक है। मुश्किल पॉइंट एक ही है, क्योंकि ये मुश्किल इसलिए है कि वो पहली बार जिंदगी में आया, लेकिन बार बार आएगा। आपने जो एक बार टारगेट कॉस्टिंग में लॉसेस देखे थे पहली बार, क्या अब वो आपको मुश्किल लगते हैं? पहला दिन कितना मुश्किल लगे थे, क्योंकि वो पहली बार थे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर डेवलप होती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर जी, ऑटम 2000, अच्छा ये पुराना सवाल है, चलो नया फिर आप कर लेंगे। नाम क्या है इसका? टॉय लिमिटेड, इवैल्यूएशन ऑफ वेज प्लान। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है और वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है, बस। बाकी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ और भी है। मसला क्या है, ये एक लाइन उसने लिख दी है,
तो ये ना जब सारी कॉस्ट निकल आए ना, सारी कॉस्ट निकल आए, तो उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना है। नहीं समझ आ रही? रिजेक्टेड यूनिट्स क्या कह रहा है वो, बिक जाते हैं, कबाड़िए को दे देते हैं। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंट है। अगर सेम होते तो छोड़ भी सकते थे, डिफरेंट हैं। जब आप पुराने हिसाब में हो तो 4167 यूनिट्स आपके रिजेक्ट हो रहे हैं, रिवाइज प्लान में 3093 रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इधर स्क्रैप ज़्यादा वैल्यू आएगी, इधर कम आएगी, लेकिन जो आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है उसमें से ये माइनस कर देना बस दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है, ये एंड पे जाके करेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल ज़रा मुश्किल है, एंड पे करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2 लाइनें खाली छोड़ देंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 लाइनें छोड़ देना, वैसे मैंने वर्किंग में ही करना है उसको। ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तरतीब में तो नंबर 1 इसका बनता है, बल्कि इधर देखो ज़रा, एक बात बताऊं, आधा सवाल तो वैसे ही हुआ पड़ा है। एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एग्जिस्टिंग की तो बड़े आराम से निकल सकती है। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, आप प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लें, प्रोडक्शन यूनिट्स दोनों निकाल लें। ये मैंने यहाँ पे वर्किंग की है बेटा, पर्चे में नहीं की। तो वर्किंग 1 हमें क्या चाहिए, वर्किंग 1 क्या चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट्स और रिजेक्टेड यूनिट्स दोनों ही इसी वर्किंग में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्किंग 1 की, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब कभी सवाल में ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल्स दे दे तो प्रोडक्शन आप निकालोगे और फिर सवाल शुरू करोगे। ये बहुत शुरू में पढ़ा था। फिर एक बात आई, मैंने कहा जब कभी सवाल में रिजेक्शन रेट फिनिश गुड्स का आ जाए, फिनिश गुड्स की रिजेक्शन आ जाए, तो पहले फिनिश गुड्स जो बनानी है वो निकालेंगे, ताकि पता लगे कि बना, फिर सवाल शुरू करेंगे। क्योंकि आपने लाख यूनिट नहीं बनाने, आपने 1,04,000 या 1,03,000 बनाने। ठीक है, सबसे पहली वर्किंग क्या है, रिजेक्टेड यूनिट्स, बल्कि यूनिट्स टू बी, एक मिनट, ऊपर वो हेडिंग दे लेंगे ना, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब एग्जिस्टिंग यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं जी, 1,00,000 तो आउटपुट चाहिए हमें, और अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ना इसको, तो 1,00,000 चाहिए, और कितने % रिजेक्शन रेट है, वो लाख प्लस 0.04x इज इक्वल टू x, फिर 0.04 दिमाग में दूसरी तरफ जाता है तो 0.94 हो जाता है, और फिर वो 0.94 इधर आता है। तो ये सब पता है ना, ये पता है अहमद, ये याद है, ये तो डायरेक्ट कर सकता हूं ना। तो जी पेपर वाला तरीका ही बता रहा हूँ, कि पेपर वाला मैं मार्च के बाद, उसे मार्च कह रहा हूँ, सितंबर के बाद बताऊंगा। नहीं बेटा, मैंने ऐसे ही सवाल करना शुरू कर दिया था। वो मैंने तो शुरू में सिखाया था, एक बार आपके दिमाग में बिठाया था, उसके बाद तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया था। ठीक है, ये जिसने यहां पर 0.96 लिखा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। मैथमेटिक्स यही चाहिए थी बस यहाँ पे। ठीक है, तो रिजेक्टेड यूनिट्स, ये यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एग्जिस्टिंग लेवल पर कितने बने, 101 मिनट यार, 10167। और अगर आप रिवाइज्ड सिनेरियो में चले जाते हैं तो 1,00,000 यूनिट्स के लिए आपका रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा 3% पे, तो ये 0.97 हो जाएंगे, 3093। ठीक है जी, ले, हाँ जी फरमाएं। नहीं ना, 4,00,000, देखो 1,00,000 यूनिट मेरे बाहर बिक सकते हैं, तो मैं पागल हूं कि मैं 94, 95, 96 हज़ार बनाऊं और बाकी बनाऊं ही ना। तो इसीलिए तो मैं 100 पूरे बनाने के लिए 104 इनपुट कर दूंगा, ताकि 100 बनाऊं और 100 बेचूं। लॉस तो होना ही है। नहीं, 100 में से क्यों लॉस को माइनस करेंगे बेटा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1,00,000 यूनिट्स एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है हमारी, हमने 1,00,000 यूनिट्स बनाने ही बनाने। तो अगर 4% ये 1,00,000 बनाने ही बनाने, मतलब ये आउटपुट चाहिए हमें। जाऊंगा उस जगह पे जहां लॉसेस दिखाए थे पहली बार फिनिश गुड्स में, ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैंने ये काम करके दिखाया हुआ आपको एक और सवाल में पहले, शायद रेलेवेंट कॉस्टिंग में था।
आगे ना पढ़ाने देना मुझे अहमद, कोई याद भी नहीं कराएगा कौन सा सवाल है। हाँ रिजेक्शन वाला। अब नहीं लगता मुझे, चलो जहाँ भी कराया था छोड़ो, अब मेरे से ज़ुबानी ही सुनो, बस ज़ुबानी ही सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सादा बात समझ आ रही है। एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी है? 1,00,000 यूनिट्स। हमने 1,00,000 यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन अगर 4% रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर अब रिजेक्ट होकर ये बचना है, इसका 4% नहीं है। इन खामोशी फैज़ है बस, ठीक है, अब जाके देख लेना। खामोशी केस में हम परसेंटेज ऑफ इनपुट ही समझते हैं, वैसे भी ये आउटपुट गिवन है, तो 0.04 ऑफ x, तो इसलिए ये वही वाला तरीका है। 0.04 इधर जाके पॉइंट माइनस होगा तो 0.96 बचेगा, वही मैंने डायरेक्ट करने की जो है वो जसारत कर दी। ठीक है, अब अगली बात सुनो, ये यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और कुछ यूनिट इसमें फिर क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट। जैसे 1,04,167 हम प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, जिसमें से 4,167 तो क्या हो जाने हैं? तो 1,00,000 हमारे सही वाले हैं, तो बाकी 4,167 हमारे रिजेक्टेड यूनिट्स होंगे। ये मैंने आज क्यों निकाले? पहली बार ऐसा हुआ है कि सवाल में कह रहा है रिजेक्टेड यूनिट्स को कबाड़िया उठा के ले जाता है। ठीक है, तो 104 जरा तमीज से लिख लें अगर, तो 104,167 माइनस 100,000, ये भी मैंने कहा साथ ही निकाल लें। नहीं निकालने अभी नहीं निकालने तो खैर है, जब जरूरत पड़े तब निकाल लेंगे। चलो ये भी ठीक है, ऐसे ही आप परेशान हो रहे हैं, वैसे हो तो नहीं रहे लेकिन फिर भी हो रहे हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है मुझे कि रिजेक्ट जो होने हैं यूनिट्स, क्योंकि अभी तो मुझे ये चाहिए, इतने यूनिट्स मैंने इनपुट करने हैं, इतने पर काम शुरू करना है, इतने पर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगने हैं, और फिर कहीं जाकर जो रिजेक्ट होंगे उनका स्क्रैप माइनस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्ट ये यूनिट्स भी प्रोड्यूस्ड मिल गए। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर रहें तो वो क्या कह रहा है? 1 यूनिट पर 5 किलो का मटेरियल लगता है और 1 किलो कितने का है? ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आकर लिखा एग्जिस्टिंग लेवल के लिए 104,167 वर्किंग 1 से लिया है जी। ठीक है, ये इतने यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट पर कितने किलो लगता है? 5 किलोज लगता है, और 1 किलो 40 रुपए का है। लो भाई एग्जिस्टिंग की कॉस्ट में, हाँ ₹1000 कर लो, 20833, शुक्र है 1000 कर लिया। अच्छा, अब इधर देखो, साथ के साथ मैं बताता जाता हूं, साथ के साथ बताता जाता हूं मैं, ठीक है, कि ये देखो जब इंप्रूवमेंट आएगी तो क्या होगा? वेस्टेज 7% से कम हो जाएगी। हमने इस 7% को क्यों नहीं कंसिडर किया इस वक्त? अगर करंटली 7% मटेरियल की वेस्टेज थी तो मैंने क्यों नहीं कंसिडर किया? वो पहले से ही उसने इनपुट वाली फिगर निकाल कर दी हुई है। वो क्या कह रहा है? रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट में शामिल है वेस्टेज ऑफ 7%, यानी बेसिकली ये उसने इनपुट ही दिया हुआ है। ठीक है, 7% लॉस के बाद कितना आउटपुट में होता है वो उसने हमें नहीं बताया, मुझे फिलहाल जरूरत भी नहीं थी। ठीक हो गया, चलें आगे। अच्छा, अब ऐसे ही लेबर 10 घंटे लगाती है और 25 रुपये फी घंटा हम उनको पे करते हैं। यार ये तो बहुत आसान है। अगर हमने 1 लाख, देखो रह क्या गया है इस वक्त, सॉरी रह क्या गया इस वक्त? इस वक्त रह गया है 103,093 जो कि वर्किंग 1 से निकाले थे, उन पर कितना मटेरियल लगना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पहले जो वेस्टेज की परसेंटेज 7% थी, अब वो बदल गई है, तो ये मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, तो फिर काम हो जाएगा हमारा। फिलहाल बाकी सब सेम है, बस ये रह गया इस वजह से कि अभी ये नई चीज़ सिखानी है। बता रहा हूं कि सवाल में नई चीज़ सिर्फ इतनी सी है। आगे बढ़ो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एग्जिस्टिंग बहुत आसान, 104,167 जो वर्किंग 1 से आया है। अब वो एक बार लिख दिया वर्किंग 1। अब इधर देखो,
एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं, हमने पार्ट 2 शुरू कर लिया, अभी करते हैं। एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं, 10, और एक घंटे का कितने पैसे देते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे आकर लिखा 10 लेबर आवर्स पर यूनिट लगते हैं और हर आवर के 25 रुपीज़ हम देते हैं। अब आंसर बताओ। 26 लो, ये कॉस्ट आ गई। ये अभी निकालना मसला है, क्योंकि इतने तो रोले ने रोले की हैं, की रोले हैं। एक तो रोला ये है कि ये 25 नहीं 28 हो रहा है। दूसरा रोला क्या है, एफिशिएंसी बोनस आ रहा है और 70% लोग उसको, तो मसला ज़्यादा किस में है, रिवाइज्ड में। एग्जिस्टिंग वाले नंबर फिर भी मिल रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा चलें, कोई बात, एक लाइन में इसके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक लाइन क्या छोड़नी है, बल्कि इसके लिए वर्किंग करूँगा मैं। चलो फिर भी मैं प्रॉपर वर्किंग का नंबर दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये जगह मैंने छोड़ दी किसके लिए, रिवाइज्ड के लिए। और उसके बाद क्या होता है जी, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट। तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट उसने कही है, जितनी मटेरियल की कॉस्ट आती है उसका 60%। बताओ, वन 5,625। और रिवाइज्ड में क्या होगा ये ही नहीं पता अभी, क्योंकि ये ही नहीं पता। और अगली बात जब ये आ जाएगी तो फिर तो ये अभी रुका पड़ा है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग करने से ये पता लग जाएगा कि अच्छा करना है ऐसी, बस एनी की गल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी टोटल कॉस्ट्स। बताओ जी, एग्जिस्टिंग की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 62, अभी ये नहीं निकली। लेकिन ये कॉस्ट तो आएगी, ये कॉस्ट तो आएगी, पर हमारे 4167 यूनिट जो रिजेक्ट होने हैं उनको बेच के कबाड़िए से 150 रुपया ईच भी मिलेगा। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट तो आ गई मेरे पास 62,500। लेकिन इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, लेस कर दूंगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, वो जो मैं निकालने ही लगा था लेकिन फिर रुक गया, ठीक है। अब रिजेक्टेड यूनिट्स निकाल लेते। अगर एनुअल प्रोडक्शन 1,00,000 यूनिट्स थी तो एग्जिस्टिंग लेवल पे रहते हुए अपने 104 बनाए, तो फिर रिजेक्टेड यूनिट्स कितने आ गए, तो हमने कहा जी 104,167, क्योंकि सवाल में तो कहीं लिखे नहीं ना हुए बेटा, तो हमने निकाल के तो देने हैं इसको एग्जामिनर को। तो 104,167 माइनस 100,000 4167, ऐसे ही 103,093 इंटू माइनस 100,000, तो ये कितना आ गया। अच्छा एक बात बताऊं, ये तो दोनों के ही अंदर आ सकता है, ये वाले नंबर ना मिस करना, क्या ख्याल है। देखो रिजेक्टेड यूनिट्स कितने हैं, 4167 इंटू, एक मिनट में वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दो, इंटू रुपीज 150 पर यूनिट, ठीक है। तो 62 बस 625 रुपए माइनस, और यहां पे मेरे पास आ जाएगी जो कॉस्ट एग्जिस्टिंग मुझे पड़ रही है। ये देख लो, ये बगैर कोई एडजस्टमेंट वो आगे वाली देखे, ये नॉर्मल सवाल है। कोई मुझे कहे बेसिक्स में जैसे होता था, कोई मुझे बेसिक्स, ये बेसिक्स का सवाल था कि कोई मुझे ये कहे कि यार ऐसा करो, अपना निकाल दो टोटल कॉस्ट, तो निकाल दो ज़रा इस प्रोडक्ट की, टोटल 1,00,000 प्रोडक्ट्स अगर हमने बनानी है तो कॉस्ट तो निकाल दो, साथ रिजेक्शन रेट भी हो, साथ ये लॉसेस सब कुछ हो, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक्स थी, ठीक है। कितनी कॉस्ट आती है, अब ये 61875 तो आ गई है, लेकिन क्या नया प्लान इंप्लीमेंट करवाएं या ना करवाएं, उसके लिए भाई ज़रूरी है मुझे रिवाइज्ड वाली कॉस्ट भी मिल जाए। जब रिवाइज वाली कॉस्ट मिल जाएगी ना बच्चों, तो फिर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, और अगर एग्जिस्टिंग वाली लोअर हो तो कहूँगा रहन दो, शोखे हो रहे हैं वो, और अगर रिवाइज वाली अच्छी हुई तो कहेंगे हाँ हाँ दे दो इंसेंटिव ये वाला, इससे हमारी टोटल में कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, ठीक है। सही है। यहाँ से पार्ट, एक मिनट, ये वाले नंबर भी मिस ना करें। 3 वर्किंग नंबर 1
इंटू रुपीज़ 150, आंसर इज 464। अब बाकी कुछ भी अभी हमें नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार। ठीक है जी, पार्ट 2 शुरू करें।